स्वागत है अल्फाज़े अनस और नीरज प्रजापति के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने हाल ही में एशियाई लेवल पे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू निशाद नंदा जी, जिन्होंने हाल ही में लेबनान में हुए मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। तो पूछती हूँ सर ये है क्या एमएमए, तो वो बताते हैं कि अपने सामने वाले अपोनेंट को हमें कैसे भी मारना होता है, चित करना होता है। तो लेकिन मुझे प्रॉपर नॉलेज थी ही नहीं और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ फाइट है 1 महीने बाद। तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि इसमें पंच मारते हैं या टेक डाउन लेते हैं। शुरुआत हुई जूडो से, उसके बाद इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। ये लखनऊ अमेठी गई पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, जहाँ से इन्होंने ताइक्वांडो किया, अलग अलग मार्शल आर्ट्स किए। जब अलग अलग मार्शल आर्ट करने के बाद ये कहते हैं एमएमए, मतलब मिक्स ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। कि हमारा जो गोल है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। जरूर। और किसी को हम नहीं बोल सकते कि आप मार्शल आर्ट सीखो या वो करो। हम बस ये बोल सकते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानो हर सिचुएशन से। तो जो आप सभी का स्वागत है अल्फाज़े अनस और नीरज प्रजापति के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान जिन्होंने हाल ही में एशियाई लेवल पे हिंदुस्तान का मान बढ़ाया और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू निशाद नंदा जी, जिन्होंने हाल ही में लेबनान में हुए मिक्स मार्शल आर्ट एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और इसके साथ ही साथ इन्होंने एक इतिहास रचा, और वो इतिहास ये है कि ये एक पहली महिला फाइटर बनी मिक्स मार्शल आर्ट की, जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार स्वर्ण पदक जीता एशियाई जैसे खेलों में। तो हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू निशाद नंदा जी। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खुशबू निशाद। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बहुत समय से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा था। एमएमए में जब आपने अपने फर्स्ट टाइम फैमिली को बताया तो फैमिली का आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली में जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है वो मेरे फादर और मेरे भैया ऑलरेडी एक एथलीट थे एक टाइम पे। तो भैया को देख करके मैं मतलब जूडो में आई। तो जूडो भी एक काइंड ऑफ मार्शल आर्ट है जो कि ग्राउंड गेम में कंसिडर्ड होता है। तो उसके बाद मैं चाइल्डहुड में करके रखा था मैंने मार्शल आर्ट। देन उसके बाद कोरोना टाइम में मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैं एक जिम ज्वाइन करती हूँ, वहाँ पे मुझे एमएमए के बारे में पता चलता है। तो मैंने 1-2 साल ताइक्वांडो भी सीखा था। तो जब मैं एमएमए के बारे में जानती हूँ तो पूछती हूँ सर ये है क्या एमएमए, तो वो बताते हैं कि अपने सामने वाले अपोनेंट को हमें कैसे भी मारना होता है, चित करना होता है। तो लेकिन मुझे प्रॉपर नॉलेज थी ही नहीं और उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मंथ फाइट है 1 महीने बाद। तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि इसमें पंच मारते हैं या टेक डाउन लेते हैं या क्या गेम है। उन्होंने बस बोला कि तुम्हें जीतना है। तो मेरे माइंड में ये था कि अरे लड़की से तो जीतना है, मैं जीत जाऊंगी। तो मुझे ये नहीं पता था उस टाइम कि स्किल इतना मैटर करता। तो मैं फर्स्ट टाइम जब लाइफ में अपने एमएमए का पहला गेम खेलती हूँ तो वो 3 राउंड चलता है, जिसमें मैं हार जाती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं रहता। लेकिन स्टार्टिंग में मतलब 1 मंथ के 3 राउंड टिकना भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि जो फाइटर्स थे वो बहुत स्किल्ड थे और मैं 1 महीने में मुझे क्या ही आएगा। मुझे बस इतना पता था कि मैं उसको पकड़ लूँगी। तो उसके पता कि पंच मारते, बस मैं इतना जानती थी कि कोई मुझे पंच मारेगा और उसके बाद मैं चली जाऊँगी तो उसके पंचेस मुझे मुँह पे लगेंगे नहीं। तो मैंने जैसे कि जूडो सीख रखा था, वो पंच मारने आती थी, मैं उसको पकड़ के टेक डाउन दे देती थी, तुरंत टेक डाउन देते उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके 3 राउंड मैंने निकाला। देन जब उसके बाद मैं हारती हूँ उस दिन मेरा गुरु टूटता है कि लड़की होकर के मारना ही सब कुछ नहीं होता, मतलब कि अपने आप को मैं सोचती थी बहुत पावरफुल हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि स्किल बहुत मैटर करता है। तो मैं जा करके पता करती हूँ अलग अलग जगह से कि मैं बेस्ट एमएमए ट्रेनिंग कहाँ से ले सकती हूँ, जहाँ से मैं मतलब बेसिक से स्टार्ट करूँ। तो एमएमए इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ।
उनसे पूछती हूँ कि मुझे MMA सीखना है प्रोफेशनली, मुझे कहाँ जाना चाहिए। तो वो मुझे कहते हैं कि आप हैदराबाद चले जाइए, वहाँ पे शेख खालिद सर है, वो आपको अच्छी ट्रेनिंग दे देंगे। तो मैं यूपी की रहने वाली और हैदराबाद साउथ, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता। तो वो बोलते ओ बच्ची इतनी दूर से आएगी, तो बोले कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, कोई वो नहीं है, हम सिखाएंगे। तो मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मतलब जो एक कल्चर होता है टोटली डिफरेंट, क्योंकि हम नॉर्थ वाले और साउथ वाले, लैंग्वेज भी अलग, उनका तेलुगु है, हमारा हिंदी है, और लैंग्वेज भी अलग, खाना पीना भी अलग, कल्चर भी अलग। तो कुछ टाइम तो मुझे लगता है कि मतलब मैं कहाँ आ गई, लेकिन गेम से मुझे इतना लगाव रहता है कि मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें मैं पीछे देखती हूँ और मुझे अपने स्किल पे ध्यान देना है। फिर वहाँ मैं ट्रेनिंग करना स्टार्ट करती हूँ और कुछ टाइम बाद फिर से एक नेशनल चैंपियनशिप आता है। धीरे धीरे आपका जो करियर है स्पोर्ट्स का वो बढ़ता रहा। बढ़ता अच्छा जाता है। खुशबू, एक चीज़ जानना था, आपकी लास्ट फाइट एशियन चैंपियनशिप, जी। फाइनल फाइट, आपके मन में एक, जब हम बैकग्राउंड में होते हैं, हॉल में होते हैं, फाइनल फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, तो उस टाइम पे आपके दिल में कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें फीलिंग नहीं आती उस चीज़ों की, एक आपको ये आ सकती है कि फाइनल फाइट और एशियन चैंपियनशिप, मतलब यहाँ से एक तख्ता पलटने वाली चीज़ होती है। अगर आप ये फाइट जीत जाती हो तो एक इतिहास रच देती हो, हार जाती हो तो वहाँ से कोई आपको जानता नहीं है। तो वहाँ पे आपके मन में क्या चल रहा था फाइनल फाइट से पहले? कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहेंगे आप? फाइनल फाइट के पहले मेरे मन में फिर से यही था कि जैसे कि मैं 2022 में भी एशियन चैंपियनशिप खेली थी तजाकिस्तान में, 2023 में वर्ल्ड चैंपियनशिप सर्बिया में खेली थी, उसमें भी मैं हार जाती हूँ। एशियन 2022 वाले में मेरा ब्रोंज आता है और वर्ल्ड चैंपियन में मैं हार जाती हूँ। 2024 में फिर मेरी पाकिस्तान में फाइट होती है, तो ब्रोंज मेडल में मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। वहाँ से आने के बाद मैं एकदम डिप्रेशन में चली जाती हूँ, सही से मुझे बात करना कोई से फिर अच्छा नहीं लगता। तो मेरे माइंड में था फाइट के पहले, अगर इस बार नहीं किया तो फिर से वही डिप्रेशन का शिकार मैं हो जाऊंगी, शायद इस बार मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ इस चीज़ को। और फाइट में हुआ भी यही कि 95% मैं हार गई थी, एकदम से नॉकआउट होने वाली थी। मेरे नोज से कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रहे थे, मेरे आइज डैमेज हो चुके थे। तो लास्ट मोमेंट में अगर वो मुझे 2 पंच भी और मार देती ना, रेफरी फाइट वहीं पे स्टॉप करा देते। लेकिन मैं यही कहूँगी कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, पूरे भारतवासियों के आशीर्वाद से वो 5% बची थी मैं, वो ऐसा टर्न हुआ कि एक हिस्टोरिक मोमेंट बन गया हमारे इंडियंस के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो लाइक मैं मैजिक पे अब बिलीव करने लगी। फाइट से पहले कोई भी फाइट होती है आपकी लाइफ की, जितनी भी फाइट्स है, उस फाइट से पहले डर जो होता है, हर खिलाड़ी के अंदर डर ज़रूर होता है, उस डर को आपके हिसाब से आप कैसे कंट्रोल करती हैं? मैं एक्चुअली मैं बाली की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओके। जैसे कि हमारे रामायण में सुग्रीव के भ्राताश्री हैं, भाई हैं बाली, वो क्या करते रण में जब जाते हैं तो अपने शत्रु का 50% जो है ताकत वैसी खींच लेते हैं। तो मैं उनके बारे में ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, जानना पसंद करती हूँ। तो मैं जब जाती हूँ रिंग में तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बाली हूँ और सामने वाला का शक्ति मैं 50% अपने एटीट्यूड से और अपने बॉडी लैंग्वेज से ही खींच लूँगी। और एक्चुअली में वही होता है, जब भी मैं जाती हूँ अपोनेंट मुझे, मतलब फर्स्ट फाइट में जब मैं हारी, उसके बाद सेकंड फाइट जब मैंने किया तो इट वाज बेस्ट फाइट। इंडिया का जो टेक डाउन मैंने लिया था वो सबसे बेस्ट टेक डाउन माना गया था और मुझे उस टाइम लेडी खबीब बोलने लगे थे इंडिया में। तो जिस टाइम मैं मतलब बाली के बारे में जानी और फिर मतलब जितने भी वॉरियर्स हैं उनके ऊपर स्टडी करती थी कि किनको मुझे अपना इंस्पिरेशन मानना चाहिए, तो उनको अपना इंस्पिरेशन मानते हुए मैं रिंग में जाती हूँ और अपने शत्रु का 50% पहले तो मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा आप एशियन मेडल जीतने पर, जी। और ये आपके लिए कितना खास था, आप हमें ये बताइए। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा एक मतलब एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मुझे इंडिया के लिए गोल्ड लाना है। उससे बड़ी बात ये है कि इंडिया में अब तक ये गोल्ड मेडल किसी के हाथ से नहीं आया था, तो ऊपर वाले ने मेरे हाथ से ये करवाया, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत लाइक ब्लेस्ड हूँ कि ये काम मेरे हाथ से हुआ। बहुत अच्छा। एक चीज़ और था कि जब कोई हम अचीवमेंट लेते हैं किसी भी फील्ड में, आपने एशियन मेडल जीता, सबसे पहला कॉल किसको गया था आपकी तरफ? मैं उस टाइम बिलीव नहीं कर पा रही थी मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली फाइट करने के बाद हमें मेडिकल के लिए ले जाते हैं, तो उस टाइम मुझे लगा ये सपना है कि सच है। मैं अपने कोच से बोल रही हूँ, सर क्या मैंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया क्या, ये सच में हो गया क्या? वो बोले हाँ तू बन चुकी है, इंडिया की पहली लड़की बन चुकी है, जाग जा। उसके बाद नेटवर्क नहीं था जहाँ पे मेरा मेडिकल चेकअप हो रहा था। मैं उस एरिया से निकल के पापा को कॉल लगाती हूँ, बोलती हूँ पापा आप कॉल पे रहिए, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हो गया है, क्योंकि मैं 4-5 साल से लगातार हार रही थी और सडन से जब मेरे हाथ से होता है तो मुझे यकीन ही नहीं होता है सच है।
मैं भैया को कॉल लगाती हूँ, पापा को कॉल लगाती हूँ, पापा प्लीज़ कॉल पे रहिए, मुझे नहीं यकीन हो रहा। अपने दोस्तों को कॉल लगाती हूँ कि आप कॉल पे रहो, ये सच में हो गया है, क्योंकि मैं इस टाइम ब्लीडिंग भी करती रहती हूँ। मुझे लगता है ये सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, क्योंकि मैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मेरे लिए ये था कि ये सबकॉन्शियस माइंड में ही चल रहा है, तो मुझे कोई यकीन दिलाओ कि ये सच हो चुका है ऐसा। मेरा एक सवाल और है आपसे, एमएमए को कैरियर के रूप में चुनने से आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे फैमिली वाले तो बहुत खुश थे कि मेरी बेटी देश के लिए कुछ कर रही है। यूजुअली अदर फैमिलीज अपनी लड़कियों को नहीं सपोर्ट करते, लेकिन मेरे भाई और पापा लिटरली चट्टान की तरह पीछे खड़े रहते हैं। मैं फाइट में ट्रेनिंग में शॉर्ट्स पहन कर ट्रेनिंग करती हूँ। उन्हें कितने ताने सुनने पड़ते थे उस टाइम, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इनका रिएक्शन ऐसा था कि वो देश के लिए हमने एक बेटी अपनी दे दी है। तो भैया लोग कान पे पट्टी बांध करके कहते थे तुम अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दो, इधर का जो है हम देख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ऐसे मतलब फैमिली में पैदा हुई, मेरे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मतलब सपोर्ट किया मुझे। शॉर्ट्स पहनने के बाद भी मैं ट्रेनिंग करती थी, इनको कितना सुनना पड़ा होगा, मैं वो फील कर तो सकती हूँ। आपका जो मोटिवेशनल होता है, वो मोटिवेशनल आपका क्या है या क्या चीज़ है मोटिवेशनल आपके आप लिए? मोटिवेशन पूछ रहे हैं कि किस चीज़ से आप किस चीज़ से मोटिवेशन? लोग होते हैं या तो किसी पर्सन को देखकर मोटिवेशन होते हैं या किसी चीज़ से, तो आपका क्या है? आप किसी पर्सन से मोटिवेट होते हैं? एक्चुअली थोड़ा ये पर्सनल है, तो वो मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी। एक होता है ना कि किसी को इतना भी परेशान मत करो कि डर निकल जाए बस, अंदर से, ये चीज़। तो वो वैसा ही हुआ है मेरे साथ। तो ये कभी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बहुत। एक क्वेश्चन और था आपके लिए कि शुरुआत में आपके लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी जब आपने स्टार्ट किया था अपना करियर इसमें बनाना? सबसे बड़ी कठिनाई थी मुझे मेरे घर से दूर जाना, क्योंकि मैं फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मम्मी पापा भैया भाभी को देख के मैं रोने लगती हूँ। मेरी भाभी जब मुझे छोड़ती है ना, रोते रोते बेहोश हो जाती है भाभी कि खुशबू दीदी मत जाइए। उन्हें देख करके मैं भी कमज़ोर पड़ती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूँ कि नहीं, मैं कुछ करने जा रही हूँ, मुझे देश के लिए करना है। तो उनके अंदर एक हिम्मत आती है कि मेरी बेटी कुछ कर रही है। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, और इसके बाद पहले तो मैं आपके ब्रदर हैं, मैं आप सबको बता दूं कि इनके ब्रदर हैं राहुल निषाद नंदा, जो कि राज्य स्तर के जूडो खिलाड़ी भी रहे हैं, और उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे हम। पहले तो उनको इनवाइट करते हैं। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। राहुल जी, मैं आपसे बस लास्ट क्वेश्चन है जो हम जानना चाहते हैं राहुल जी से, कि आपके और आपकी फैमिली के हिसाब से खुशबू के लिए जब इन्होंने पहले स्टार्ट किया मिक्स मार्शल आर्ट, एक ऐसा गेम जिसमें अच्छे लोग थोड़ा हिचकते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, और एक लड़की जिसने इतनी हिम्मत जुटाई जो कि बचपन से खिलाड़ी रही है, तो आपका क्या रिएक्शन रहा और आपका नज़रिया क्या था स्टार्टिंग से गेम को आगे इसको करियर बनाने का, आपके अकॉर्डिंगली? सबसे पहले मैं आप दोनों का धन्यवाद बहुत देता बहुत हूँ। शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से आज हम यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। तो शुरुआत हुई, हम दोनों साथ में खेला करते थे। ये बहुत पुरानी बात है। मैं पहले जूडो खेला करता था। जब कभी जीत के आया करता था तो मेरा काफ़ी सम्मान समारोह हुआ करता था। तो खुशबू सम्मान समारोह में आती थी, वो कहती थी कि यार इनका इतना वो हो रहा है, लोग आके मिल रहे हैं, फोटो क्लिक करा रहे हैं, काफ़ी प्रमोट लोग करते थे। तो इसका कहना था कि मेरे को भी ये सेम चीज़ खेलना है ताकि मेरे को भी लोग सम्मान करें। तो शुरुआत हुई, इसने पापा से परमिशन लिया कि मुझे भी खेलना है। पापा ने कहा ठीक है, खेलो, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत हुई जूडो से। उसके बाद इसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, ये लखनऊ अमेठी गई पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे इसको प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, जहाँ से इन्होंने ताइक्वांडो किया, अलग अलग मार्शल आर्ट्स किए। जब अलग अलग मार्शल आर्ट करने के बाद ये कहते हैं MMA, मतलब मिक्स ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। तो जब ये मतलब MMA खेलना चालू की, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया इसको। मतलब आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेम है और शायद ही उसको कोई नहीं जानता होगा। तो जब वहाँ पे ये खेलना शुरू की, वहाँ पे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने लगे। मतलब लोग काफ़ी स्ट्रगल करते हैं MMA में, और बाहर इतना चांस नहीं मिलता, पर क्योंकि इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था, लोग चांस भी दे रहे थे और सपोर्ट भी कर रहे थे। कुछ चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ सपोर्ट नहीं मिली, बट हाँ स्पॉन्सरशिप मिला, बाहर से मिला। तो आज मेडल आपके सामने ला के उन्होंने साबित कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, आप कैसे लोगों को आप जैसे मोटिवेट करना चाहेंगी कि लोग आके इसमें एक करियर बनाना चाहें, या क्या कर सकते हैं जैसे इनका करियर बने? मतलब एक मोटिवेशन टाइप हो गया, लड़कियों के लिए क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना सही रहेगा, ये एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। और इसके साथ एक लाइन और ऐड कर देना, जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, लड़कियां जो फाइनेंशियल इशू की वजह से गेम नहीं खेल पाते, उनके लिए अगर कुछ चीज़ें हों जो अपनी शुरुआत विदाउट फाइनेंशियल जो होता है उसके विदाउट अगर इस समय ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें आप बता दो तो बढ़िया होगा। पहले तो ये कि हमारा जो गोल है वो हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनना है। ज़रूर।
और किसी को हम नहीं बोल सकते कि आप मार्शल आर्ट सीखो या वो करो, हम बस ये बोल सकते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना जानो हर सिचुएशन से। तो जो भी आपका गोल है उसको एकदम क्लियर रखो कि मुझे लाइफ में यही करना है। अगर आप 2-3 रास्तों को चुनेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, डिस्ट्रैक्शन इधर इधर आप जा रहे हो तो वहाँ तक जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो एक रास्ता चुनिए, सीधे उस पे जाइए, तो आपको मंजिल पाने में और आसानी होगी। और इफ आई टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज, तो गवर्नमेंट अगर हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर को सपोर्ट करे तो वो शायद और अच्छा इंडिया के लिए ला पाए, क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियली इशू होती है और वो गेम को क्विट कर देते हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर आना स्टार्ट होता है कि आप इतने बड़े हो गए हो, आप घर को कुछ कमा के दो। तो लड़के तो इसीलिए छोड़ देते हैं गेम, क्योंकि उन्हें घर देखना होता है, तो टैलेंट यहीं पे दब जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर को सपोर्ट करे ताकि उनका टैलेंट ना दबे, वो इंडिया के लिए मेडल ला पाए। मेरे साथ तो मेरी फैमिली खड़ी थी, तो मैं आज गोल्ड मेडल आप सबके सामने है। लेकिन ऐसे बहुत से टैलेंट हैं जो कि दब जाते हैं पैसों की वजह से। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को सपोर्ट करे, और गर्ल्स बॉयज़ आपका जो गोल है उस पर आप क्लियर रहो। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू आपका हमारे पॉडकास्ट में। और तुम्हारे लिए एक लाइन है कि जो कहते हैं कि खुद को कर इतना बुलंद कि खुशबू खुदा भी खुशबू से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। इंशाअल्लाह आप बहुत आगे जाओगी, बहुत तरक्की करोगी, और हम सबकी यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।